आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव मेजर्स को। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्क्राइबिंग और ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा पढ़ा था, और अभी हम लोग डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिकल डेटा पढ़ेंगे। ठीक है। सो व्हाट आर द डिस्क्रिप्टिव मेजर्स? डिस्क्रिप्टिव मेजर्स हम लोग जब कैटेगोरिकल डेटा के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो कि हमारे डेटा को समराइज करते हैं। ठीक है। तो descriptive measures are quantities whose values are determined by the data and can be used to summarize a data set. अगर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स पे चले तो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा के केस में सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है। सो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंटर ऑफ अ डेटा सेट। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो होते हैं, जो भी मेजर्स होते हैं, ये मेजर्स हमारे इंडिकेट करते हैं मोस्ट टिपिकल वैल्यूज को और सेंटर ऑफ अ डेटा सेट को। और डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब होता है फैलाव, कि आपका जो डेटा सेट है वो कितनी दूर तक फैला हुआ है, दैट इज स्प्रेड ऑफ अ डेटा सेट्स। और वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब चेंजेस, कि आप एक केसेस को बदलते हो तो आपका चांसेस कितनी दूर तक जाता है कि आपका डेटा सेट कहाँ तक वेराई कर सकता है। ठीक है। तो जब आप अपने डेटा सेट की वेरिएबिलिटी को देखते हो या फिर स्प्रेड को कैलकुलेट करते हो तो आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोल रहे होते हो। इसके लिए भी कुछ मेजर्स हैं, उनको हम लोग पढ़ रहे होंगे, बट इससे पहले हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कैटेगोरिकल के केस में मोड और मीडियन हमारे सेंट्रल टेंडेंसी थे, वो हमारे डेटा सेट के सेंटर को डिफाइन कर रहे थे इन कैटेगोरिकल डेटा। बट फॉर न्यूमेरिकल डेटा, इन केस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, मीन ऑल्सो टेक प्लेस। मीन आपका कैटेगोरिकल डेटा में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, आप देखो ऑब्जर्वेशन, आप मीन का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है। The mean of a data set is the sum of the observation divided by the number of observations. अब आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको आप ऐड कीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आपको मीन मिल जाए। ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो दो फॉर्मूले बनते हैं, एक होता है आपका सैंपल मीन और एक होता है पॉपुलेशन मीन। जब भी आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ सैंपल से तो वो सैंपल मीन कहलाता है, और जब आप नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो उसको आप पॉपुलेशन मीन बोल रहे होते हो। ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग इज मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो ये दो टाइप के आपके मीन हो गए। अब हमारे पास दो टाइप के न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। तो जब आपके पास डिस्क्रीट सिंगल वैल्यू डेटा है तब आप फॉर्मूला आपका अलग हो जाता है, और जब आपके पास कंटिन्यूअस टाइप डेटा होता है तो वहां पर तो आप ये यूज कर सकते हो। ओके, दिस फॉर्मूला विल बी देयर। पर डिस्क्रीट के केस में आपका फॉर्मूला अलग कैसे हो जाता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से। मेरी स्क्रीन क्यों ब्लैंक हो गई यहाँ पर? ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, व्हाट इज मीन? मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ observations divided by total number of observation. ओके। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं और बोलूं कि ऑब्जर्वेशन है हमारी 2, 12, 5, 7, 6, 7, 3, ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, किसी डेटा सेट से मिली है। तो इसका मीन आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 + 12 + 5 + 7 + 6 + 7 + 3 divided by how many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 observations are there। और इसको सम करने पर आपको कितना मिलेगा? 12 + 2 14, 14 में +5 कीजिए, सो 14 + 5 19, 19 + 7 26, 26 + 6 26 + 6 will be 32, 32 + 10, 7 और 3 आपका 10 होता है ना, तो 32 + 10 आपका हो जाएगा 42। सो 42/7
will be 6, right? So mean is 6. Like that आप मीन कैलकुलेट कर रहे होगे फॉर द कंटिन्यूअस डेटा सेट्स। और जहाँ पर आपको डिस्क्रीट डेटा मिलेगा, तो डिस्क्रीट डेटा के केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, f1 x1 प्लस f2 x2 एंड सो ऑन अप टू fn xn डिवाइडेड बाई n। ओके, अभी इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम और लें डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए, तो मैं बोलती हूँ कि हमारे पास एक डेटा सेट है और उसका एग्जांपल हमारे पास ये है 2, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कैटेगरीज हैं या वैल्यूज हैं वो क्या है, इसी तरह तो हम लोग डिस्क्रीट के केस में ऑर्गेनाइज करते थे अपना न्यूमेरिकल डेटा। सबसे पहले वैल्यू, फिर फ्रीक्वेंसी, देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू वैल्यूज लूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दीज आर दी वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो मैं वहीं से लेकर यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा आपका, एफ आई क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है और एक्स आई आपका 1 है। सो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 15, 16 एंड 5। सो दिस इज एफ आई इंटू एक्स आई और इसका सम आपका क्या हो गया, 44। ध्यान से देखो, यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोगों ने मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है f1 x1 प्लस f2 x2 एंड सो ऑन fn xn। तो इस केसेस में ये f1 है और ये x1 है, ये f2 है, ये x2 है, ये f3 है और ये x3 है। सिमिलरली f4 f5 एंड x4 एंड x5, और इनका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ। और जब आप इसको सम कर रहे हो, इसका सम आप कर रहे हो, तो ये आपको क्या दे रहा है, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन, विच इज नथिंग बट 44 अपॉन 15। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, 44 अपॉन 15। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेम यूज करें मीन फॉर ग्रुप डेटा, मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक्स बार इज इक्वल टू f1 m1 प्लस f2 m2 प्लस एंड सो ऑन fn mn डिवाइडेड बाई n। ओके, सो यहाँ पर क्लास इंटरवल, ये मैं प्रीवियस एग्जाम्पल ही ले रही हूँ जहाँ पर हम लोगों ने 50 स्टूडेंट्स लिया था और टेबल बनाई थी। देखती हूँ मैं यहाँ पर टेबल है कि नहीं हमारी। यस, हियर इट इज। ये एग्जाम्पल लिया हुआ था हम लोगों ने और क्लास इंटरवल्स बनाए हुए थे और फ्रीक्वेंसी लिखी थी और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब भी आप इस तरह से एक ग्रुप डेटा लिखते हो, तो ग्रुप डेटा में आपको क्या करना पड़ता है, मिड पॉइंट ऑफ ith क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है। यहाँ पर आपको मिड पॉइंट निकालना होता है। तो मिड पॉइंट क्या होगा आपका, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो कि मिड पॉइंट हम निकालेंगे 30 और 40, ये जो क्लास इंटरवल है इनका जो एवरेज होगा वही हमारा मिड पॉइंट होगा। तो 30 और 40 का मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, 35। 40 और 45, 40 और 50 का 45 मिड पॉइंट होगा, इसका 55, देन 65, देन 75, देन 85। ठीक है, और इस मिड पॉइंट को हम लोग बोल रहे होते हैं एम आई।
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एफ आई इंटू एम आई। अभी हम लोगों ने देखा ना नीचे कि आपके मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, F1 M1 प्लस F2 M2 एंड सो ऑन Fn। एक मिनट, ये गलत हो गया मेरे से। या सो Fn Mn। तो यहाँ पर ये जो M है, व्हाट इज M हियर, M इज मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर Fi Mi क्या हो जाएगा, ये आपका M1 M2 M3 M4 M5 एंड M6, और Fi आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया F1 F2 F3 F4 F5 F6। सो 3 × 35 आपको करना है, 3 × 35 आपको क्या मिल जाएगा, 105, और 6 × 45 आपका मिल जाएगा 270, 55 × 18 करेंगे तो मिलेगा 990। इसी तरह से इसका हो जाएगा 1150, नहीं गलत है, ये 1105 होगा। वन वन जीरो फाइव, देन 300, देन 170, राइट। और इसका सम आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 2940। तो आप ये चेक कर सकते हो, ये कैलकुलेशन, तो ये हमारा कैलकुलेशन है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो। अब इसका मीन आपका क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ Fi इंटू Mi अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम क्या है आपका 2940 अपॉन n, तो n क्या है यहाँ पर, n इज 50, राइट, n इज 50। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो इसको आप लिख सकते हो सम ऑफ Fi। सो 2940 अपॉन 50 विल बी 58.8। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हैं। ग्रुप डेटा में हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं क्लास इंटरवल का, और डिस्क्रीट डेटा में हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो दो टाइप से आप मीन डेटा निकालते हो, क्योंकि आपके पास डेटा दो टाइप का है, एक है कंटिन्यूअस और एक है आपके पास डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के केस में आप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, आपका जो ये एफ आई होता है वो क्या होता है, सॉरी एन आई, ये जो एन होता है वो आपका क्या होता है, वैल्यू होता है, डिस्क्रीट वैल्यू। और कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप डेटा के केस में आपका ये जो एम आई होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल होता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस आता है। और जनरल फॉर्मूला मीन का आपका क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि आपका एडिंग या कांस्टेंट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज the marks obtained by 10 students is 68, 79, 38, 35, 70, 61, 47, 58 and 66. So these are the marks, और इसका एवरेज भी गिवन है, एवरेज मार्क्स गिवन है, average marks is equal to 59. If teachers decided, let's say टीचर ने डिसाइड किया, if teacher decided to add 5 marks to each student,
तो सभी ऑब्जर्वेशन में आपका 5 मार्क्स ऐड हो जाएगा। तब आपको फाइंड करना है मीन। तो यानी कि एक तो केस ये हो गया कि आपके यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है और 10 की 10 ऑब्जर्वेशन में आप 5 मार्क्स ऐड करके नया डेटा सेट बनाइए और फिर उस नए डेटा सेट का आप मीन निकाल लीजिए। बट अगर वो आपके पास ऑब्जर्वेशन 10 की जगह 50 होती तब क्या आप 50 नंबर में आप अलग अलग से 5 मार्क्स ऐड कर रहे होते? तो इस केसेस में तो ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं होगी, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, लेट करते हैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास लेट डेटा सेट हैविंग x1 x2 x3 एंड अप टू xn। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, आर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा सेट और मीन गिवन है। ऐसे केसेस में मीन आपको गिवन होता है, ठीक है। और लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर एक नया डेटा सेट आ रहा है y1 y2 y3 एट अप टू yn। और ये जो नया डेटा सेट बना है वो हमारे पुराने डेटा सेट से ही बना है। कैसे? इसमें हमने ऐड किया हुआ है कोई कांस्टेंट बाई एडिंग कांस्टेंट, मतलब कि y1 इक्वल x1 प्लस 5 था ना ऊपर। अगर ऊपर वाला डेटा सेट का एग्जाम्पल ले लो तो पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमें क्या बोल रहा है कि टीचर्स डिसाइडेड टू ऐड 5 मार्क्स टू ईच स्टूडेंट्स। तो सभी ऑब्जर्वेशन में +5 होगा, यहाँ पे +5 +5 +5 +5 +5। और जो नई वैल्यूज आएगी वो हमारा दूसरा डेटा सेट होगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे भी दूसरा डेटा सेट लिया है y1 y2 y3 yn। और ये डेटा सेट हमें कहाँ से मिला है? अपने पहले डेटा सेट में कोई कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करने पर। ठीक है, अपने पहले वाले जो वैल्यू है हमारी उसमें अपने कांस्टेंट डेटा को ऐड करने पर। इट इज लोडिंग। ओके, सो y1 इज इक्वल टू x1 प्लस सी। 5 की जगह पे हम कांस्टेंट c ले लेते हैं, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप 5 ही ऐड करें। इसी तरह y2 इक्वल x2 प्लस सी एंड अप टू yn इज इक्वल टू xn प्लस सी। तो इस तरह से आपको नया डेटा सेट y1 y2 y3 मिला हुआ। तो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपका जो y बार है, आपको y बार फाइंड करना है। ठीक है, न्यू डेटा सेट जो आपको मिला है उसका एवरेज मीन निकालना है आपको। सो y बार का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा यहाँ पर? समेशन ऑफ yi सम ऑफ ऑब्जर्वेशन where i is equal to 1 to n अपॉन n। यही तो होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn डिवाइडेड बाई n विल बी योर मीन। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो इसको आप लिख सकते हो y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन अप टू yn अपॉन n। और इसी तरह यहाँ पर इसको भी आप क्या लिख सकते हो, y1 को हम लिख सकते हैं x1 प्लस सी, y2 को लिख सकते हैं x2 प्लस सी, y3 को लिख सकते हैं x3 प्लस सी एंड सो ऑन। और यहाँ पर हो जाएगा xn प्लस सी डिवाइडेड बाई n। इसको अगर हम लोग और वो करें तो ये हमें क्या मिल रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn। देन यहाँ पर ये जो c आएगा वो आपका c कितनी बार आएगा, अप टू n टाइम्स डिवाइडेड बाई n। तो ये क्या हो गया आपका, y बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn अपॉन n प्लस ये c को आप जब n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको nc मिलेगा और अपॉन n करने पे आपको क्या मिल जाएगा, y बार इज इक्वल टू x बार प्लस c। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से जो मैंने पहले क्वेश्चन लिया था
वो बहुत ईजिली हो जाएगा। कैसे इजीली हो जाएगा? प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमको ऑलरेडी पहले वाले डेटा सेट यानी कि एक्स बार की वैल्यू गिवन है, और एक्स बार की वैल्यू हमको क्या गिवन है यहाँ पर 59 गिवन थी, ठीक है। तो एक्स बार इज 59 एंड सी इज 5, तो वाई बार क्या हो जाएगा 59 प्लस 5 इज इक्वल टू 59 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा 64 आंसर। अभी ये जो हम लोगों ने प्रूव करने के लिए किया है, अगर मैं इसको करके दिखाऊं आपको अपने एग्जाम्पल से तो वो भी पॉसिबल है। तो वाई बार आपका यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या थी 68 प्लस 5, दूसरा डेटा सेट क्या होगा 79 प्लस 5, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा 38 प्लस 5, और फिर इसी तरह से 68 प्लस 5। अभी तो 4 लिखी हैं, 10 और मार्क्स हैं हमारे पास, तो जल्दी से मैं लिख लेती हूँ 35 प्लस 5 प्लस 70 प्लस 5 प्लस 61 प्लस 5 प्लस 47 प्लस 5 प्लस 58 प्लस 5 एंड 66 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा ये, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है ये। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, वाई बार इज इक्वल टू 68 प्लस 79 प्लस 38 एंड सो ऑन अप टू 66 अपॉन 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 अप टू 10 टाइम्स अपॉन 10। तो ये तो हमारा एवरेज है, और एवरेज हमको गिवन था यहाँ पर 59 गिवन था हमें, प्लस ये क्या आएगा आपका 10 टाइम्स 5 है ये, तो 10 टाइम्स 5 आएगा अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल और आपको वापस से 59 प्लस 5 मिल जाएगा। कुछ गलत हुआ क्या यहाँ पर, ये 10 मिलेगा, सो 10 से 10 कैंसिल होगा और 59 प्लस 5 आपको 64 आंसर मिल जाएगा। तो जब भी हमारा कोई कांस्टेंट ऐड करते हो आप एवरेज में अपने डेटा सेट में, तो आपके डेटा सेट में जितनी भी वैल्यू ऐड हो रही है उसी सेम वैल्यू को आप अपने प्रीवियस वाले डेटा सेट की वैल्यू में ऐड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम कर सकते हैं फॉर तो एक चीज हमें क्या मिली यहाँ पर एडिंग अ कांस्टेंट, राइट। अब हम लोग इसी तरह से देखते हैं मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग के केस में क्या हो जाता है, सेम होता है। अगर आपका एवरेज डेटा सेट का यहाँ पर आप किसी भी कांस्टेंट को अगर आप अपने डेटा सेट में मल्टीप्लाई करते हो तो उसी कांस्टेंट से आप अपने पुराने वाले डेटा सेट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको न्यू डेटा सेट का एवरेज मिल जाएगा। फॉर एक्सप्लेनिंग मोर आई कैन टेक वन एग्जाम्पल। तो लेट्स से कि 10 स्टूडेंट्स हैं, देर आर 10 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स n इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 10, और यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स इज 42, ठीक है, यानी कि x बार इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पर ये केस आया कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन विथ 3। अब हमें सारी ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो न्यू डेटा सेट होगा उसका एवरेज आपको बताना है। तो न्यू डेटा सेट लेट से y बार है उसका एवरेज, तो न्यू डेटा सेट का जो एवरेज होगा वो पुराने डेटा सेट इंटू जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने डेटा सेट में इंटू 3 ही हो जाएगा, दैट इज 42 इंटू 3 इक्वल टू 3 2 6 3 4 12 126 विल बी योर आंसर। बाकी प्रूविंग अगर आपको देखनी है तो उसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने अभी एडिशन वाले में कराया। तो इट्स नॉट दैट टफ, आप लोग खुद से भी इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हो, ये आप होमवर्क ले सकते हो, ओके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेम पढ़ रहे होंगे, इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी को, और देखेंगे मीडियन और मोड के बारे में। थैंक यू।